हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो उम्मीद करता हूं साथी कल की क्लास आपको अच्छी लगी रही होगी और आप अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। ठीक है साथी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और एकदम बाकायदे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? आगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम हम देखेंगे शासनकाल, यानी कि कब से कब तक दिल्ली सल्तनत रहा। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन सा? तो पहला आपका था गुलाम या ममलूक वंश, गुलाम वंश यानी ममलूक वंश। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो इसका टाइम पीरियड रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश अथवा ममलूक वंश का कार्यकाल रहा। ठीक, खिलजी वंश को देखते हैं। खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश, यह 1320 ईस्वी से 1414 तक रहा। ठीक है साथी। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। लोधी वंश 1452 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश रहा। तो हम लोग आगे शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की, जिसमें गुलाम वंश को हम लोग एकदम बाकायदे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है साथी। इन 5 वर्षों में, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ वंश रहेगा। इन 5 वंशों में खिलजी वंश जो था वो सबसे कम वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश जो था यह सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में एकदम अच्छे तरीके से। तो गुलाम वंश में पहला शासक होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड होता है 1206 से 1210 ईस्वी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसे दास वंश अथवा ममलूक वंश भी कहा जाता था। इसे दास वंश अथवा ममलूक वंश भी कहा जाता था। और इसकी स्थापना यानी गुलाम वंश की स्थापना जो थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका शासनकाल इसका मतलब किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। ठीक है साथी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हम लोग कल की कक्षा में पढ़ लिए थे किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। क्लियर है? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तथा ये दामाद भी था किसका? मोहम्मद गौरी का। इसका गुलाम इल्तुतमिश था। इसका यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको मोहम्मद गौरी ने मिर्ज़ा अजीज़ कूका से ख़रीदा था। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को उपाधि दी थी। तो कौन सी उपाधि दी थी? मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि दी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को आमिर ए आखुर का पद भी दिया था। ये बहुत ऊंचा पद होता था, इसको दिया था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई।
उम्मीद करता हूँ साथी आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी मजबूत करें। गुलाम वंश की सैन्य राजधानी जो थी वो क्या थी? वो थी इंद्रप्रस्थ। गुलाम वंश की जो सैन्य राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था, तथा इसकी पुस्तक जो थी, इसकी पुस्तक थी नासिर यानी ताज उल नासिर। इसकी पुस्तक थी ताज उल नासिर। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 ईस्वी में हो जाती है। और कैसे होती है? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। पोलो यानी इसे कहा जाता है चौगान। पोलो को ही चौगान कहा जाता है। इसकी मकबरा जो थी वो कहाँ स्थित है? इसकी मकबरा लाहौर में स्थित है, तथा इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्लियर है? आगे ऐबक का अन्य नाम। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम। तो अन्य नामों के बारे में पढ़ते हैं। एक इसका नाम था लाख बख्श। लाख बख्श इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसका लाख बख्श नाम पड़ा, ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श पड़ गया। पील बख्श। पील यानी ये हाथियों का दान करता था। पील, जो पील होता है वो हाथी का पर्यायवाची है, इसलिए ये पील का मतलब हाथी हो गया। ये हाथियों का दान करता था, इसलिए इसका नाम पील बख्श पड़ गया। क्लियर है? हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय इसका नाम पड़ा। ये कैसे पड़ा? उदारता व दानशीलता के कारण। उदारता व दानशीलता के कारण इसका हातिम द्वितीय नाम पड़ा। कुरान खां। कुरान खां जो इसका नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा? तो ये जो था कुरान को सुरीली शब्दों में पढ़ा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुरान खां। उम्मीद करता हूँ साथी आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ऐबक का निर्माण यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या क्या निर्माण कराया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पहला उसका देखते हैं कि क्या निर्माण कराया। तो ये सबसे पहले निर्माण कराता है एक मस्जिद का, जिसका नाम होता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी जिसे महरौली दिल्ली में बनवाया। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी जिसे कहाँ बनवाया? दिल्ली में महरौली क्षेत्र में। ठीक है? उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसने दूसरा क्या निर्माण कराया? तो भैया इसने दूसरा निर्माण कराया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। यह एक संस्कृत विद्यालय था। यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इस संस्कृत विद्यालय को किसने बनवाया था? तो इस जो संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, तो वह जो था विग्रहराज चतुर्थ ने इसे बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने इसे बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर राजस्थान में। यह स्थित है अजमेर राजस्थान में। कुतुब मीनार की नींव रखी। इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया। निर्माण यानी निर्माण की शुरुआत कराई इसने। ये नींव रखा था, बाकी कंप्लीट तो उसको इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार की नींव रखी इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी
बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखता है। और ये बख्तियार काकी कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, इनका पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये बख्तियार काकी जो थे, यह एक सूफी संत हुआ करते थे। सूफी संत या इनको विद्वान भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। ये एक सूफी संत हुआ करते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। यह पहले गौरी का सेनापति था। यह पहले गौरी यानी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में, माफ़ी चाहता हूँ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था यह सबसे पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता है ये। इसके समय 3 विश्वविद्यालय थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे इसके समय में 3 विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से थे? तो पहला था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय जो थे, ये जो 3 विश्वविद्यालय थे, ये तीनों के तीनों कहाँ थे? तो ये तीनों के तीनों थे आपके बिहार में। और ये बिहार में जो था, इसको नष्ट करवा दिया। किसने नष्ट कराया? इसको नष्ट कराया बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ठीक है, आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो हुआ, ये हुआ आराम शाह। यह 8 महीने तक शासन किया था। सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह के बारे में इतना आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए आराम शाह के बारे में बस इतना आप जानिए कि यह किसका उत्तराधिकारी था? तो ये उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तथा यह 8 महीने तक शासन किया था। क्लियर है? इल्तुतमिश। अब इसके बाद शासन में आता है कौन? आराम शाह के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 1211 से 1236 तक। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक इलवरी तुर्क था। यह एक इलवरी तुर्क था, जिस कारण गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहा गया। जिस कारण गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहा गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसके पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ के आए हैं, उसी का ये गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। तथा बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बना। ठीक है साथी, यह बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बनता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और कुतुबुद्दीन भी गुलाम था। ठीक है साथी, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन जो गुलाम था वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है साथी, मोहम्मद गौरी का। आगे बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कक्षा आपके सामने लाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी उम्दे तरीके से करते रहें। क्लियर है? तो क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया, मतलब बनाया।
इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक आपके हो जाते हैं इल्तुतमिश। क्लियर है? इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो लाहौर बनाया था। और ये जो था इल्तुतमिश, ये अपनी राजधानी को क्या बनाया? दिल्ली को बनाया। यह सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला शासक बना। यह सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला शासक बना। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि दी गई। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा, उस समय बगदाद के एक खलीफा थे इल्तुतमिश को, जो कि सुल्तान की उपाधि दिए थे। कब दिए थे? तो 1229 ईस्वी में। क्लियर है? इसने इक्ता प्रथा का प्रचलन शुरू किया। इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, यह एक मंगोल आक्रमणकारी था। कौन? चंगेज खां। यह आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1221 में इल्तुतमिश के समय। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं, उम्मीद करिएगा, भरोसा रखिएगा कि आप लोगों को इतना पढ़ाया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा ना पूछा जाए, और ना ही पूछा जाएगा, इतना आप लोग देख लीजिएगा। इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना किया। इल्तुतमिश चालीसा दल की स्थापना करता है, और इस चालीसा दल में 40 अमीर सरदारों का दल होता था। इस चालीसा दल में 40 अमीर सरदारों का दल होता था, जिसे तुर्कान ए चालीसा कहा जाता था। भी कहा जाता था। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। किसने? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला यह पहला तुर्क शासक हुआ जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। आगे, इल्तुतमिश का प्रसिद्ध दरबारी कवि था एक। कौन था? तो इल्तुतमिश का एक प्रसिद्ध दरबारी कवि था, उसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। इसका नाम था मिन्हाज उस सिराज, जिसकी पुस्तक तबकात ए नासिरी थी। यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। कौन? इल्तुतमिश। और नींव को किसने रखा था? तो नींव आपका रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका गुलाम वंश का संस्थापक था, फाउंडर था। क्लियर है? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने जीतल तथा टंका 2 प्रकार के सिक्के चलवाए, जिसमें जीतल जो था वो तांबे का था तथा टंका जो था वो चांदी का था। इसने जीतल तथा टंका 2 प्रकार के सिक्के चलवाए, जिसमें जीतल जो था वो तांबे का था तथा टंका जो था वो चांदी का था। उम्मीद करता हूँ साथी समझ में आ रहा होगा। इसकी पुत्री थी एक, उसका नाम था रजिया बेगम। इसकी पुत्री का क्या नाम था? तो इसकी पुत्री का नाम था रजिया बेगम, जो आगे चल के शासक बनती है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता था। इल्तुतमिश ने अपने बेटे महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है। कौन? इल्तुतमिश अपने बेटे महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है। फिर उसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश का मकबरा जो था वो कहाँ स्थित है?
इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और यह मकबरा, ये ध्यान में आप रखिएगा, यह मकबरा जो है इसने स्वयं बनवाया था। इसने यानी इल्तुतमिश ने अपना मकबरा जो था वो स्वयं ही बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था। क्लियर है? नोट पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के समय 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। यह किसके किसके बीच हुआ? तो यह हुआ इल्तुतमिश तथा यालदौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हो जाता है। इल्तुतमिश जीत जाता है तथा यालदौज हार जाता है। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ साथी आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप अपनी तैयारी को उम्दा तरीके से करते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है साथी, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी को मजबूत करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।